अरे आशु और मिक्की, चलो अब घर चलो। बहुत मस्ती हो गई। अब घर चलकर कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे। पर पापा, हम पार्क में खेलने के साथ साथ क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन की पढ़ाई भी तो कर रहे हैं। हाँ पापा, हम क्षेत्रमिति की कई आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा, तो तुम लोग पार्क में खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे थे। मैं भी तो जानूं तुम लोग परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में क्या जानते हो। पापा, किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। वेरी गुड बेटा, फिर तो तुम्हें विभिन्न समतल आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के सूत्र भी याद होंगे। हाँ पापा, मैं कुछ आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल बताती हूँ। नहीं, मैं बताऊंगा। अरे रुको, लड़ो मत। मिक्की, तुम परिमाप के सूत्र बताओ और आशु, तुम क्षेत्रफल के सूत्र बताना। ठीक है पापा जी। मैं आपको पहले इस आकृति का परिमाप बताती हूँ। यह एक आयत है। इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। अतः आयत का परिमाप होगा a जमा b जमा a जमा b, यानी 2a जमा 2b, अर्थात 2 गुना a जमा b। अब इस आकृति को कहते हैं वर्ग। वास्तव में यह एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अतः वर्ग का परिमाप हुआ 2 गुना a जमा a, यानी 2 गुना 2a, जो कि बराबर हुआ 4a। अब इस आकृति को देखो, यह एक त्रिभुज है। इसका परिमाप इन तीनों भुजाओं का योग है, अर्थात इस त्रिभुज का परिमाप हुआ a जमा b जमा c। अब यह एक वृत्त है। यह इस वृत्त का केंद्र C है और यह इस वृत्त की त्रिज्या R है और यह वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि केंद्र से समान दूरी पर होती है। यह परिधि ही वृत्त का परिमाप कहलाती है। इस प्रकार वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r। वाह बेटे, तुमने बिल्कुल सही बताया। अच्छा आशु, अब तुम्हारी बारी। पापा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। भैया, ये तो बताइए, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्यों लिखा जाता है? देखो मिक्की, यहाँ 2 लंबाइयों की गुणा हो रही है और एक लंबाई का मात्रक इकाई है, तो इकाई गुणा इकाई हुआ ना वर्ग इकाई। समझी? अब ध्यान रखना कि जब भी क्षेत्रफल निकाला गया हो उसका मात्रक वर्ग इकाई ही होता है। और सुनो, आयत के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे यह आयत 3 सेंटीमीटर लंबा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी इसे हम इस प्रकार भी दिखा सकते हैं। अब ये सभी छोटे खाने 1 वर्ग सेंटीमीटर के हैं और कुल खाने गिनने पर आए ये 12,
जो कि आता है 3 गुणा 4 के। अतः आयत का क्षेत्रफल हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग इकाई। अब यदि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वह भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परंतु वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं। अतः वर्ग में यदि लंबाई a है तो चौड़ाई भी a ही होगी। इस प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल हुआ a गुणा a, यानी a की घात 2 वर्ग इकाई। और भैया, यदि आकृति कोई त्रिभुजाकार हो तो? देखो, त्रिभुजाकार आकृति होती है इस प्रकार की। यहाँ यह आधार होता है और ये होता है शीर्षलंब, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्षलंब। अब बारी आती है वृत्त यानी सर्कल की। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r की घात 2, जहाँ पाई एक अचर है जिसका मान लगभग 22/7 होता है, तथा r यहाँ वृत्त की त्रिज्या है। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम तो परिमाप और क्षेत्रफल निकालने में न केवल माहिर हो बल्कि अच्छे से समझा भी सकते हो। मुझे लगता है तुम इन पर आधारित प्रश्नों को भी अच्छे से हल कर सकते हो। हाँ, पापा, क्यों नहीं? आप कोई भी प्रश्न दो, हम उसे हल करके दिखाते हैं। तो ठीक है, प्रश्न है, आकृतिनुसार एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए पापा, यहाँ बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस अर्धवृत्त का व्यास बगीचे की चौड़ाई के बराबर है, यानी अर्धवृत्त का व्यास हुआ 7 मीटर और त्रिज्या हुई व्यास की आधी, यानी 7/2 मीटर, जो कि आया 3.5 मीटर। इस प्रकार आयत की लंबाई होगी संपूर्ण बगीचे की लंबाई घटा दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या, अर्थात 20 घटा 2 गुना 3.5 मीटर, जो कि हल करने पर आया 20 घटा 7 और यह बराबर है 13 मीटर के। अतः आयत की लंबाई हुई 13 मीटर और चौड़ाई हुई 7 मीटर। अब हमें इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो कि आयताकार भाग का क्षेत्रफल जमा दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पाई r की घात 2। अतः बगीचे का क्षेत्रफल हुआ 13 गुना 7 जमा 2 गुना 1/2 पाई गुना 3.5 गुना 3.5 के। इसे हल करने पर हमें प्राप्त हुआ 91 जमा 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। इसे सावधानी पूर्वक हल करने पर मिला 91 जमा 38.5, जो कि बराबर आया 129.5 वर्ग मीटर के। अतः दिए गए चित्र में बगीचे का क्षेत्रफल हुआ 129.5 वर्ग मीटर, है ना पापा? एक्सीलेंट बच्चों, तुमने बहुत ही अच्छी तरह इसका क्षेत्रफल निकाला है। मिक्की, ध्यान से देखो,
अब मैं इसका परिमाप निकालने की कोशिश करता हूँ। इस बगीचे का परिमाप होगा आयताकार क्षेत्र की यह लंबाई जमा अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि जमा आयताकार क्षेत्र की यह लंबाई जमा अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की ये परिधि। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणा आयताकार क्षेत्र की लंबाई जमा 2 गुणा अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ निकालने पर हुआ 2 गुणा आयताकार क्षेत्र की लंबाई जमा अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, जो कि बराबर होगा 2 गुणा 13 जमा 22/7 गुणा 3.5 के। इसे सावधानी से हल करने पर आया 2 गुणा 13 जमा 11 यानी 2 गुणा 24, जो बराबर आया 48 मीटर के। अतः दिए गए बगीचे का परिमाप हुआ 48 मीटर। अरे वाह, क्या बात है! तुम दोनों तो एकदम एक्सपर्ट हो। बस इसी तरह मेहनत करते जाओ और समझते जाओ। अच्छा, क्या तुमने समलंब चतुर्भुज के बारे में भी कुछ सुना है? हाँ पापा, समलंब चतुर्भुज वही होता है ना जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म ही समांतर होता है। सही कहा तुमने आशु। क्या तुम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? पापा ये तो प्लीज आप ही समझा दीजिए ना। चलो तो ठीक है, ये देखो, ये एक समलंब चतुर्भुज ABDE है। यहाँ AE और BD दोनों सम्मुख रेखाएं समांतर हैं। यहाँ AE की लंबाई माना A है और BD की लंबाई माना B है तथा इनके बीच की दूरी H है। अब समलंब ABDE का क्षेत्रफल होगा दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी गुणा दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा, अर्थात H गुणा A जमा B बटा 2। और इस प्रकार ये मान रखकर हम किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है पापा, ऐसा ही एक प्रश्न ये यहाँ दिया है, मैं इसे हल करके देखती हूँ। यहाँ चतुर्भुज की एक समांतर भुजा है 5 सेंटीमीटर तथा दूसरी समांतर भुजा है 10 सेंटीमीटर और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तब तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ H गुना A जमा B बटा 2, यानी मान रखने पर आया 6 गुना 10 जमा 5 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 6 गुना 15 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर के, जिसे हल करने पर आया 45 वर्ग सेंटीमीटर। शाबाश मिकी, तुमने तो इस सूत्र का उपयोग कर बिल्कुल सही प्रश्न हल किया है। अब मैं तुम्हें एक सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना बताता हूँ। जैसे कि यह ABCD एक सामान्य चतुर्भुज है। अब हम इस चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर उसे 2 त्रिभुजों में बांट देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। पर यहाँ इस आकृति में आधार तो दिया है परंतु शीर्ष लंब नहीं है, तो पहले ये H1 और ये H2
H2 दो शीर्ष लंब खींच लेते हैं। अब यहाँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना AC गुना H1 जमा 1/2 गुना AC गुना H2। यहाँ 1/2 AC को अभयनिष्ठ लेने पर ये आया 1/2 AC गुना H1 जमा H2। अब यदि AC की लंबाई D हो तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना D H1 जमा H2। ध्यान रखना, यहाँ AC की लंबाई D है तथा H1 व H2 शीर्ष लंब हैं। पापा इसे एक और उदाहरण देकर समझाओ ना प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। देखो, यह आकृति दी गई है। अब इस आकृति में दिए गए चतुर्भुज PQRC का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यहाँ D दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, H1 है 2.5 सेंटीमीटर, जबकि H2 दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। अतः यहाँ चतुर्भुज PQRC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना D गुना H1 जमा H2। अब इन मान को यहाँ रखने पर आया 1/2 गुना 5.5 गुना 2.5 जमा 1.5 सेंटीमीटर के वर्ग के। ये बराबर हुआ 1/2 गुना 5.5 गुना 4 सेंटीमीटर वर्ग के, जिसे हल करने पर आया 11 सेंटीमीटर का वर्ग। अतः यहाँ दिए गए PQRC का क्षेत्रफल हुआ 11 सेंटीमीटर का वर्ग। अरे वाह, कितना आसान है क्षेत्रफल निकालना। मजा आ गया। अच्छा बेटा, ये तो बताओ। वो क्या पापा? ये देखो, ये पतंग किस प्रकार की है? पापा, ये पतंग है समचतुर्भुज के आकार की। तो बेटा, इस विशेष चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये खींचा एक विकर्ण और ये खींचा दूसरा विकर्ण, जिससे हमें मिले ये दो त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि हम जोड़ लें तो हमें मिल जाएगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। एकदम ठीक कहा तुमने। अब आगे ध्यान दो, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अतः ये दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहा है। तो ये इस त्रिभुज ADC की लंबवत ऊंचाई हुई DO तथा इस त्रिभुज ABC की लंबवत ऊंचाई हुई BO। यानी कि पापा, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और पापा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, अतः चतुर्भुज नहीं, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना AC गुना OD जमा 1/2 गुना AC गुना OB, जो कि सरल करने पर आया 1/2 गुना AC गुना OD जमा OB। वेरी गुड। अब क्योंकि OD जमा OB बराबर है BD के, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया 1/2 गुना AC गुना BD के, और माना AC बराबर है D1
तथा BD बराबर है D2। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अच्छा तो पापा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। हाँ, ये तुमने सही तरह से परिभाषित किया है। तो बेटा, अब एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर तथा 8.2 सेंटीमीटर है। ये तो मैं करूंगी। नहीं नहीं, मैं करूँगा। अरे भाई, लड़ो नहीं, दोनों मिलकर हल करो। पापा, ये प्रश्न तो मैं चुटकी में ही हल कर लूंगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। यहाँ D1 और D2 विकर्णों की लंबाइयां हैं। अब मान रखने पर हुआ 1/2 गुणा 10 गुणा 8.2 सेंटीमीटर का वर्ग, जिसे सावधानी से हल करने पर आया 41 वर्ग सेंटीमीटर। अरे वाह, अब तो तुम मेरी तरह होशियार होते जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, मुझे तो अपने दोनों ही बच्चे इंटेलिजेंट लगते हैं। थैंक यू पापा। अब मैं तुम्हें और बहुभुजों के बारे में बताता हूँ। पापा, और बहुभुज मतलब जैसे पंचभुज या षटभुज होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो कि सम चतुर्भुज को त्रिभुजों में खंडित करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी प्रकार इस विधि से पंचभुज या षटभुज यानी बहुभुजों का क्षेत्रफल भी निकालते हैं। जैसे यह एक पंचभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे हम इस प्रकार त्रिभुजों में खंडित कर और उनके शीर्ष लंब खींचकर क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पापा देखो, इस किताब में भी एक षटभुज की आकृति बनी है। अब तो मैं भी इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। वो कैसे? पापा ये देखो, ये इस सम षटभुज का मैंने ये ऐसे मोड़ा तो मिल गया हमें ये 2 समलंब चतुर्भुज। वेरी गुड। हाँ पापा, भैया ने तो एकदम कमाल कर दिया। अब भैया, इस समबाहु षटभुज का क्षेत्रफल हो गया 2 गुना समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु षटभुज का क्षेत्रफल हुआ 2 गुना 1/2 गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी गुणा समांतर भुजाओं का योग। बहुत बढ़िया। अब तुम दोनों इस प्रश्न के साथ दी गई विभिन्न लंबाइयों को ध्यान से देखो। ये आकृति जब तुमने मोड़ी तो NQ की लंबाई हो गई 11 सेंटीमीटर और भुजा MR के ऊपर आ गई, ये भुजा OP। जी पापा, अब इस भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। पापा, यहाँ RP के बीच की लंबवत दूरी है 8 सेंटीमीटर और मोड़ने पर यह दूरी हो गई आधी, यानी 4 सेंटीमीटर। भैया, अब मेरी बारी। ये सभी मान समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र में रखने पर हमें मिला 1/2 गुना 11 जमा 5 गुना 4, जो कि आगे हल करने पर आया 32। 32 नहीं बेटा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो पापा, इस समषटभुज MNOPQR का क्षेत्रफल हुआ 2 गुणा 32, जो आया 64 वर्ग सेंटीमीटर के। एक्सीलेंट मेरे बच्चों। चलो अब हम आइसक्रीम ब्रेक लेते हैं। हाँ पापा, मजा आ गया। पापा, आज तो हमने काफी कुछ सीखा है, पर अभी भी क्षेत्रमति का एक भाग सीखना रह गया। वो क्यों आशु?
पापा, इस किताब में लिखा है द्विमीय आकृति को त्रिविमीय आकारों के फलकों के रूप में पहचाना जा सकता है, पर हमें तो ठोस आकारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। आज हमें ठोस आकारों के बारे में भी अच्छे से समझा दो ना। अरे बस इतनी सी बात। ठोस आकार के ऊपर तो मेरे पास कैल लैब की एक शानदार सीडी रखी है। चलो जल्दी से कंप्यूटर रूम में, तब तक मैं एक सीडी लोड करता हूँ। ठीक है पापा। हम जानते हैं कि आयत, वर्ग और वृत्त इत्यादि समतल आकृतियाँ यानी प्लेन फिगर्स होती हैं, अर्थात ये एक ही तल में होती हैं। यदि हम एक ही आकार और एक ही माप की अनेक समतल आकृतियों की पतली शीट को एक के ऊपर एक रखकर एक ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं, तो एक ठोस आकृति बनती है। जैसे यदि एक आयताकार शीट के ऊपर उसी माप की कुछ और आयताकार शीट रखें, तो एक ठोस आकृति बनती है, जिसे घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं। यदि एक वर्गाकार शीट के ऊपर उसी माप के कुछ अन्य वर्गाकार शीट इस प्रकार रखें कि ठोस की ऊंचाई वर्ग की भुजा के बराबर हो, तो इस ठोस को घन यानी क्यूब कहते हैं। यदि एक वृत्ताकार शीट के ऊपर उसी त्रिज्या की कुछ अन्य वृत्ताकार शीट रखकर एक ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाए, तो इस ठोस आकृति को लंबवृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। यदि हम एक आयत के आकार की शीट लेते हैं तथा किसी एक भुजा के अनुदिश एक लंबी डोरी चिपका देते हैं और हम इस लंबी डोरी को दोनों तरफ से पकड़कर घुमा देते हैं, तो हमें एक आकृति दिखाई देती है, जिसे लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। यदि हम एक समकोण त्रिभुज के आकार की शीट लेते हैं तथा दोनों लंब भुजाओं में से किसी एक भुजा के अनुदिश एक लंबी डोरी चिपका देते हैं और इस लंबी डोरी को दोनों तरफ से पकड़कर लंब भुजा के अनुदिश घुमा देते हैं, तो हमें एक आकृति दिखाई देती है, जिसे लंबवृत्तीय शंकु यानी राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। यदि हम एक सर्कुलर डिस्क के किसी भी व्यास के अनुदिश एक डोरी चिपका दें और इस लंबी डोरी को व्यास के अनुदिश घुमा देते हैं, तो हमें जो आकृति दिखाई देती है उसे गोला यानी स्फीयर कहते हैं। हम इन ठोस आकृतियों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, प्रिज्म और पिरामिड। घनाभ, घन तथा लंबवृत्तीय बेलन प्रिज्म के उदाहरण है। लंबवृत्तीय शंकु पिरामिड का उदाहरण है। किसी ठोस आकृति के किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि क्षेत्रफल दो लंबाइयों का गुणनफल होता है। इसलिए क्षेत्रफल को हम वर्ग इकाई में मापते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य उस ठोस के ऊपरी तथा निचले तल को छोड़कर बाकी सभी पृष्ठों से है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ऊपरी तथा निचले तल के क्षेत्रफल को भी जोड़ लेते हैं। हर ठोस आकृति स्थान घेरती है और इस घेरे हुए स्थान को मापा जा सकता है, और इस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। अर्थात ठोस द्वारा घेरे गए स्थान के माप को
उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो उसका अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर रिक्त होता है, जिसमें कि गैस या फिर द्रव्य भरा जा सकता है। अभ्यंतर में जितनी गैस या द्रव भरी जा सकती है वो उस वस्तु की धारिता कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु का आयतन उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप है और किसी वस्तु की धारिता उस वस्तु के अभ्यंतर में भरे जा सकने वाले द्रव अथवा हवा का आयतन है। आयतन 3 लंबाइयों का गुणनफल होता है, यानी आयतन बराबर लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। अतः आयतन को घन इकाई में मापा जाता है। प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब हम इन ठोस आकृतियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अब हम घनाभ से मिलते हैं। मैं घनाभ हूं। ये मेरी लंबाई L, ये मेरी चौड़ाई B और ये मेरी ऊंचाई H है। ये मेरे पृष्ठ हैं। इन्हें फलक यानी सरफेस कहते हैं। जहां 2 फलक मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। मेरे 12 किनारे हैं। जहां 2 किनारे मिलते हैं उस बिंदु को कोना यानी वर्टेक्स कहते हैं। तो इस प्रकार मेरे 8 कोने हैं। मेरे पृष्ठों के क्षेत्रफल हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया में निचला तथा ऊपरी तल शामिल नहीं होते। अतः मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा ऊंचाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई जमा 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अर्थात मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि मेरी लंबाई यानी कि लेंथ L है और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ B है तथा ऊंचाई यानी कि हाइट H है। अतः मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 L जमा B गुणा H। मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होगा सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी 2 लंबाई गुणा चौड़ाई जमा 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा 2 लंबाई गुणा ऊंचाई। अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणा ब्रैकेट में LB जमा BH जमा LH। इसे हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। यदि मेरी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इन सूत्रों में L, B और H के मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में 15 जमा 12 गुणा 5 वर्ग सेंटीमीटर यानी 270 वर्ग सेंटीमीटर। अतः मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर है। मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट में 15 गुणा 12 जमा 12 गुणा 5 जमा 15 गुणा 5 जो कि बराबर होगा 630 वर्ग सेंटीमीटर के। अतः मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 630 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये था घनाभ। चलिए अब घन से मिलते हैं। मैं घन हूं। मैं वो घनाभ हूं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, यानी मेरा आधार वर्गाकार होता है और मेरी ऊंचाई भी वर्ग की लंबाई के बराबर होती है। अतः मेरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। मेरे भी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। मेरा प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग। यदि भुजा की लंबाई L है तो क्षेत्रफल होगा L का वर्ग। मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग यानी L स्क्वायर जमा L स्क्वायर जमा L स्क्वायर जमा L स्क्वायर। अतः मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4L स्क्वायर। मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा सभी 6 पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग यानी 6L स्क्वायर। क्योंकि मैं वो घनाभ हूं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, अतः अब घनाभ के सूत्रों में चौड़ाई B, ऊंचाई H को लंबाई L में परिवर्तित करके मेरे क्षेत्रफल के सूत्रों को निकाल सकते हैं। यदि मेरी भुजा 10 सेंटीमीटर है तो मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन सूत्रों में L का मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 गुणा 10 की घात 2 बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर। अतः मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा 10 की घात 2 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। अतः मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये था घन और अब आ रहा है बेलन। मैं बेलन हूं। मेरा आधार वृत्ताकार होता है। मेरा एक रूप ये भी है, परंतु अंतर मात्र ये है कि यहाँ आधार रूप में वृत्ताकार तो है, पर बेलन आधार पर समकोण नहीं। जब वृत्त आधार से समकोण पर होते हैं, तो बेलन को लंब वृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। यहाँ पर बेलन का मतलब लंब वृत्तीय बेलन से है।
मेरे आधार की त्रिज्या ही मेरी त्रिज्या यानी कि आर होती है। मेरे आधार केंद्र तथा ऊपरी तल के केंद्र के बीच की दूरी को मेरी ऊंचाई यानी h कहते हैं। ये मेरा पार्श्व पृष्ठ है और क्योंकि ये वक्र यानी कि कर्व है, इसलिए मेरे पार्श्व पृष्ठ को सामान्यतः वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस कहते हैं और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, यदि आप मेरे खोखले रूप को लंबवत काटकर कुछ इस प्रकार खोल दें, तो मैं आयत में परिवर्तित हो जाता हूँ। उस समय मेरी ऊंचाई आयत की चौड़ाई बन जाती है तथा मेरे ऊपर और नीचे के वृत्ताकार भाग की परिधि आयत की लंबाई बन जाते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि मैं आयत के किनारों को मिलाकर बना हूं। मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत की लंबाई हुई 2 पाई आर और चौड़ाई हुई h, तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल हुआ 2 पाई आर गुणा h यानी 2 पाई आर h। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हुआ 2 पाई आर h। मैं प्रिज्म के परिवार से हूं और किसी भी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप है 2 पाई आर और ऊंचाई है h, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हुआ 2 पाई आर h। यदि मेरे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आधार और ऊपरी तल का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया जाए तो मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अर्थात मेरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जमा आधार का क्षेत्रफल जमा ऊपरी तल का क्षेत्रफल। आधार और ऊपरी तल वृत्ताकार है, अतः ऊपरी तल और आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अतः संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर h जमा पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर ब्रैकेट में h जमा r। मैं दैनिक जीवन में पाइप, तार, बोतल और ट्यूबलाइट इत्यादि के रूप में मिलता हूँ। यदि मेरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 88 सेंटीमीटर हो, तो मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप इन सूत्रों में r, h और पाई का मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 88, जो कि बराबर होगा 7744 वर्ग सेंटीमीटर। अतः मेरा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 7744 वर्ग सेंटीमीटर है। मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 22/7 गुणा 14 ब्रैकेट में 88 जमा 14, जो कि बराबर होगा 8976 वर्ग सेंटीमीटर के। अतः मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 8976 वर्ग सेंटीमीटर है। विभिन्न परिस्थितियां जिनमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अथवा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। ठोस को पेंट या सफेदी कराना तथा पेंट की लागत ज्ञात करना। ठोस या दीवार को कागज या टाइल से ढकना तथा लागत ज्ञात करना।
खोखले ठोस को बनाने के लिए आवश्यक शीट और शीट की लागत ज्ञात करना। ठोस की सहायता से मैदान को समतल करना। उदाहरण के लिए एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें कमरे की चारों दीवारों तथा छत पर सफेदी कराने के लिए कुल व्यय ज्ञात करना है। इसके लिए हमें चारों दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। कमरा घनाभ के आकार का होता है। कमरे की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होगा घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अतः चारों दीवारों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 5 जमा 4 गुणा 3, जो कि बराबर होगा 54 वर्ग मीटर के। कमरे की छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ग मीटर। अतः कमरे का वो भाग जिस पर सफेदी करानी है बराबर होगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल जमा छत का क्षेत्रफल। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का खर्च है 7.5 रुपए। 74 वर्ग मीटर क्षेत्र पर सफेदी कराने का खर्च होगा 74 गुणा 7.5 बराबर 555 रुपए। अतः कमरे में सफेदी कराने का कुल खर्च बराबर होगा 555 रुपए। मैं घनाभ हूँ। मैं प्रिज्म के परिवार से हूँ और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मेरा आधार आयताकार है। तुम तो जानते ही हो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अतः मेरा आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी LBH। यदि मेरी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो मेरा आयतन आप इस सूत्र में L, B और H के मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह मेरा आयतन होगा 15 गुणा 12 गुणा 5 बराबर 900 घन सेंटीमीटर। अतः मेरा आयतन 900 घन सेंटीमीटर है। मैं घन हूँ। मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही मेरा आयतन भी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर होता है, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा की घात 3 अथवा L3। क्योंकि मैं वो घनाभ हूँ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, अतः आप घनाभ के सूत्र में चौड़ाई B, ऊंचाई H को लंबाई L में परिवर्तित करके मेरे सूत्रों को निकाल सकते हैं। यदि मेरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो मेरा आयतन इस सूत्र में L का मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा आयतन होगा 10 की घात 3, यानी 1000 घन सेंटीमीटर। अतः मेरा
आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है। तो ये तो था घन, और अब आ रहा है बेलन। मैं बेलन हूं क्योंकि मैं प्रिज्म के परिवार से हूं, अतः मेरा आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई ही होता है। मेरे आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर तथा ऊंचाई है h, अतः मेरा आयतन होगा पाई आर स्क्वायर गुणा h, यानी पाई आर स्क्वायर h। मैं दैनिक जीवन में पाइप, तार, बोतल और ट्यूबलाइट इत्यादि के रूप में मिलता हूँ। यदि मेरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 88 सेंटीमीटर हो, तो मेरा आयतन आप सूत्र में r, h और पाई का मान रखकर ज्ञात कर सकते हैं। मेरा आयतन होगा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 88, जो कि बराबर होगा 54,208 घन सेंटीमीटर। अतः मेरा आयतन 54,208 घन सेंटीमीटर है। ठोस आकृतियों का आयतन ज्ञात करने के लिए विभिन्न परिस्थितियां। बड़े ठोस से बने छोटे ठोसों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी ठोस में द्रव्य की मात्रा ज्ञात करने के लिए, गड्ढा खुदवाने में हुआ व्यय ज्ञात करने के लिए, गोदाम में रखे जा सकने वाली ठोस आकृतियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठोस आकृति को बनाने में लगे पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठोस आकृति द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए। एक मेले में एक दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था, जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर 3 रुपए प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। इस प्रश्न में जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? इस प्रश्न में हमें दुकानदार की जूस बेचने से प्राप्त कुल राशि ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमें बेचे गए गिलासों की संख्या ज्ञात करनी होगी। गिलासों की संख्या ज्ञात करने के लिए जूस का आयतन ज्ञात करना होगा, जो कि बराबर होगा बेलनाकार बर्तन के आयतन के, यानी बेलनाकार बर्तन में जूस का आयतन बराबर होगा बेलनाकार बर्तन के आयतन के। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर h। अतः बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होगा पाई गुणा 15 गुणा 15 गुणा 32। एक गिलास की त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर तथा गिलास में जूस की ऊंचाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। गिलास का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर h। अतः बेलनाकार गिलास में जूस का आयतन बराबर होगा पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8। जूस के बेचे गए गिलासों की संख्या बराबर होगी बेलनाकार बर्तन में जूस का आयतन बटा एक गिलास में जूस का आयतन, यानी पाई गुणा 15 गुणा 15 गुणा 32 बटा पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8 बराबर 100। अर्थात दुकानदार द्वारा बेचे गए कुल गिलासों की संख्या बराबर है 100। अतः दुकानदार द्वारा प्राप्त की गई राशि बराबर 3 रुपए गुणा 100 बराबर
300 रुपए।